हेलो भी मैं सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे अगत तंत्र के बारे में, और अगत तंत्र में हम देख रहे थे मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, जिसको हम कहते हैं विष चिकित्सा। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है अगत तंत्र का, जिसकी पहली वीडियो के अंदर हमने डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग देखा। लिविंग के अंदर भी देखा और डेड के अंदर भी देखा। लिविंग के अंदर हम दो तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक होता है एक्यूट पॉइजनिंग और एक होता है क्रोनिक पॉइजनिंग। इन सभी को हमने पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिटेल में देख लिया था। अब हमें दूसरी वीडियो में देखना है चतुर्विंशति उपक्रम के बारे में। ठीक है, तो 24 प्रकार के यहाँ पर ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक, तो ये आचार्य चरक ने चतुर्विंशति उपक्रम बताए, मतलब 24 प्रकार के ट्रीटमेंट बताए। ठीक है, और जैसे कोई भी व्यक्ति अगर विष का सेवन कर लेता है या उसकी बॉडी में विष को इंजेक्ट कर लिया जाता है, कोई स्नेक बाइट कर लेता है, तो वहाँ पे 24 प्रकार के ट्रीटमेंट बताए गए, जो एक श्लोक के माध्यम से 24 प्रकार के यहाँ पर उपक्रम या चिकित्सा बताई गई है। ये एक श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए। मंत्रो अरिष्ट उत्कर्तन निष्पीडम चूसन आचूसनम अग्नि परिषे कहा अवगाह रक्त मोशन वमनो विरेक उपधमानी हृदय आवरण हृदय अंजन नश्यम धूम लेहम औषध परसमानी प्रतिसरण प्रतिविषम संज्ञा स्थापने लेपने मृत संजीवनी में एत च विसंति रे इते चतुर्विद विधिका। तो यहाँ पर क्या इतना बताइए, ये 24 प्रकार के यहाँ पर ट्रीटमेंट के नाम बताए हुए हैं, जिनको हर एक को हमें एक एक करके यहाँ पर देखना है। ठीक है, जिसमें पहला आता है हमारा मंत्र। अब देखो यहाँ पर मंत्र बताया गया। देखो आज के टाइम पे तो हम नहीं कह सकते कि अगर मान लो कोई आपको स्नेक बाइट कर लेता है या कोई आप यहाँ पर कोई विष का पॉइजन का सेवन कर लेते हो तो आप कोई मंत्र वगैरह पढ़ो। लेकिन पहले के टाइम पे जो मंत्र थे वो बहुत शक्तिशाली बताए गए थे, क्योंकि पहले के टाइम पे जो मंत्र होते थे उनके अंदर शक्तियाँ होती थी, वो शुद्ध मंत्र थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया मंत्र शक्ति से भरे हुए होते हैं। वो विशेष रूप से जो सर्पदंश होता है, सर्पदंश मतलब जो सांप के दांतों से जो जहर होता है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो उस केस में अगर आप मंत्र पढ़ते हो तो वो उस केस में वो काफ़ी प्रभावी देखे गए हैं। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा कुछ इसका मंत्र वगैरह का नहीं देखा जाता। ठीक, देन उसके बाद दूसरा आता है अरिष्ट बंधन। तो अरिष्ट बंधन, तो यहाँ पर अरिष्ट बंधन एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो टॉर्निक, जैसे कि जब भी ब्लड मतलब जब भी वेन से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, तो जब भी आप डॉक्टर ने आपका वेन के अंदर से जो सिफेलिक वेन होती है, ठीक है, वहाँ से ब्लड निकालते हैं। ठीक है, सैंपल वगैरह के लिए, तो वो जो वेन निकालते हैं ना, तो वेन निकालने से ब्लड निकालने से पहले देखो फिर से समझो एक बार। अरिष्ट बंधन क्या है? अरिष्ट बंधन क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल निकाला जाता है, तो यहाँ पर करीब यहाँ पर जो ये आपकी ये ट्राइसेप्स होता है। ठीक है, ये जो बाइसेप्स होता है, तो यहाँ से क्या निकाला जाता है, यहाँ पे टॉर्निकेट बांधा जाता है, तब इस वेन से यहाँ पर जो यहाँ की वेन होती है यहाँ से ब्लड निकाला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से टॉर्निकेट एक बंधन है। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि जब भी आपको कोई सांप वगैरह कोई या पॉइजन मान लो कोई इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, तो जहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है उसके 4 अंगुल आपको एक अरिष्ट बंधन बांधना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं जैसे ये किसी का हैंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर किसी स्नेक ने बाइट कर लिया, जहाँ पर एक काली सी पट्टी है, तो इसके 4 अंगुल ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ से बाइट करा है तो इसके 4 अंगुल, तो यहाँ से 4 अंगुल, तो यहाँ पर अरिष्ट बंधन बांधना पड़ेगा। और अब और यहाँ पर भी 4 अंगुल, यहाँ पर भी आपको अरिष्ट बंधन बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया गया, ये आचार्य चरक ने। तो ये आचार्य चरक ने क्या बताया गया है कि अरिष्ट बंधन मतलब जब भी आपको कोई सांप वगैरह इंसेक्ट वगैरह कोई काट लेता है, आपकी बॉडी में पॉइजन को एंटर कर देता है, तो उसमें आपको 4 अंगुल दूर आपको अरिष्ट बंधन को बांधना है। अरिष्ट बंधन क्या एक तरीके से जो टॉर्निकेट होता है जब आप ब्लड सैंपल निकालते हो किसी वेन से, तो वही होता है आपका अरिष्ट बंधन। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसके बताया गया है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर शाखाओं, मतलब ये हाथ पैरों के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है, और मर्म मृदु और मांस वाले स्थान पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे जो आपके मर्म होते हैं, हृदय हो गया, वस्ती हो गया, नाभि हो गया, और भी आपके जो मर्म है या जो मृदु ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो मसल्स होती है, मांस वगैरह होता है। ठीक है, जैसे मान लो पेट वगैरह पे, तो पेट वगैरह जैसे मान लो किसी ने पेट पे काट लिया किसी इंसेक्ट ने या स्नेक ने, तो वहाँ पर आपको ये अरिष्ट बंधन नहीं बांधना है, ये केवल शाखाओं के लिए, हाथ पैरों के लिए है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखो अंगुल आपको सभी को नापना आना चाहिए। देखो अंगुल कैसे, अंगुल इस तरह से है, जैसे ये आपका एक अंगुल है ना, ऐसे एक अंगुल, ये 2 अंगुल, ये 3 अंगुल, इस तरह से। ठीक है, जैसे मुझे इसके अंगुल में लेंथ नापनी है, तो अंगुल में कैसे नापूंगा, ऐसे नहीं नापूंगा मैं कि एक अंगुल 2 अंगुल 3, ऐसे नहीं। देखो ये आपका पूरा एक अंगुल है, इस तरह से, इस तरह से। ये आपका 4 अंगुल हो गया, एक अंगुल 2 अंगुल, इस तरह से आपको ये जो लेंथ नापी जाती है वो अंगुलों में नापी जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपके जैसे यहाँ पर एक अंगुल हो गया, फिर ये 2 अंगुल हो गया, ऐसे 3 अंगुल हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर ये लेंथ मेजर की जाती है 4 अंगुल। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं उत्कर्तन। उत्कर्तन का मतलब होता है इंसीजन, जैसे कि दंश स्थान। दंश स्थान मतलब जो भी सांप वगैरह स्नेक वगैरह अगर उसने कोई बाइट कर दिया, देखो यहाँ पर मैं स्नेक का एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, और भी कोई भी किसी के माध्यम से भी आपकी बॉडी में जो पॉइजन है उसको एंटर किया जा सकता है।
ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, देखो यहाँ पर मेनली 10 स्थान इसलिए बोला गया है कि मोस्टली यही होता है कि जो भी पॉइजनस क्रीचर्स होते हैं वही आपकी बॉडी में इंजर्ड करते हैं पॉइजनस को। बहुत कम केस होते हैं कि जिनमें आपको यहाँ पर खुद से जो पॉइजन लेते हैं। मान लो 10% जो खुद से पॉइजन लेने वाले होते हैं, 90% आपको जो आपकी बॉडी में उस पॉइजन को इंजेक्ट करा हो जाता है, या तो फोर्सफुली इंजेक्ट करा जाता है या किसी एनिमल के बाइट के थ्रू ये आपकी बॉडी में पॉइजन को एंटर किया जाता है। जैसे 10 स्थान हो गया कि जब भी कोई स्नेक है, कोबरा वगैरह है, वाइपर वगैरह है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में काटते हैं, अपने दांतों को काटते हैं, तो उनके थ्रू क्या करते हैं, तो वहाँ से उनकी ग्लैंड जाती है और वो अपने पॉइजन को आपकी बॉडी में एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो 10 स्थान में मांस को छेदन करना है। ठीक है, मतलब जैसे भी जहाँ पर भी आपको सांप ने काटा है, मैं एक्सेप्ट मान लेता हूँ, मतलब एज ए एग्जाम्पल की तरह मान लेता हूँ कि मुझे किसी सांप ने यहाँ पर ऐसे काट लिया। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर मैंने बना दिया कि यहाँ पर ऐसे सांप ने ये काट लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मांस छेदन करना है, स्प्रैकिंग करना है एक तरीके से। यानी देखो जैसे यहाँ पर काट दिया तो मैं क्या करूँगा, कोई मेरे पास ऐसे टूल्स होंगे, यहाँ से इसको छील दूंगा, एक तरीके हिस्सा को इसको छिला छिला सा कर दूंगा, ताकि जो भी ये मांस वाला है, मतलब जो भी यहाँ पर ये जो भी पॉइजन गया होगा तो उसको एक तरीके से निकाल दूंगा। जो भी यहाँ पर ब्लड लीटिंग होगा और यहाँ से क्या होगा, जो ये ब्लड हो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रक्त स्त्राव हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। हुआ क्या, जैसे ही आपने किसी ने जैसे किसी स्नेक वगैरह ने काटा, और जैसे ही काटा तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको स्प्रेइंग कर दिया, इसको छील दिया, उस खाल को यहाँ से हटा दिया, थोड़ा सा मांस को निकाल दिया, थोड़ा जो ब्लड था वो भी निकाल दिया। इससे क्या होगा, जो विष था वो हमारे जो ब्लड में गया था वो वहाँ से ब्लड निकल के वापस से क्या हो जाएगा, उसके लक्षण आपको कम देखने को फिर बॉडी में मिलेंगे। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन बताई गई है, एक्सेप्ट संधि या मर्म स्थान। ठीक है, आपको इंसिजन नहीं लगाना है, मतलब जो संधि वगैरह है, मतलब जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं और जो मर्म स्थान होते हैं वहाँ पर आपको इंसिजन नहीं लगाना है। अगर वहाँ पर भी आप इंसिजन लगाते हो तो आपको विकलांगता या मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उत्कर्षण इंसिजन मतलब कट वगैरह कहाँ पर लगानी है, जहाँ पर आपकी नॉर्मल शाखाएं वगैरह है, नॉर्मल मांस वगैरह है, जैसे मान लो आपके थाई रीजन पे हो गया या आपके पेट वगैरह पे हो गया, वहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो वहाँ की आप थोड़ी सी खाल हटा सकते हो, थोड़ा सा उसको छील वगैरह सकते हो, और जैसे वहाँ पर जो गंदा ब्लड है, मतलब उस ब्लड में जो पॉइजन मिला हुआ था वो वहाँ से निकल सके। ठीक है, और आपको जो इस पॉइजन के कम से कम लक्षण देखने को मिले। देन उसके बाद है निष्पीडन। अब निष्पीडन का मतलब नाम से पीडन मतलब प्रेशर, एक तरीके से जहाँ पर प्रेशर लगाए। जैसे मान लो अभी यहाँ पर स्नेक बाइट कर गया, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये स्नेक है और स्नेक यहाँ पर ऐसे बाइट कर गया। ठीक है, अब स्नेक बाइट कर गया तो मैं क्या करूँगा, ऐसे भींच दूंगा, इसको ऐसे भींच दूंगा, ताकि क्या हो, जो भी ये ब्लड है, सॉरी जो भी ये विष पॉइजन हमारे बॉडी में एंटर किया गया है उसको भींच के यहाँ से बाहर निकाल दूँ मैं। ठीक है, जैसे कोई कांटा वगैरह लग जाता है ना, भींच के ऐसे निकाल देते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी कोई पॉइजन वगैरह है उसको यहाँ पर पीडन करके, प्रेशर करके अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे, जिसे हम बोलते हैं निष्पीडन। दंश स्थान में पीडन करना है और रक्त को स्त्राव कर देना है। मतलब जिस भी एरिया पर आपका कोई भी स्नेक वगैरह ने बाइट किया है तो वहाँ पर आपको फोर्सफुली प्रेशर देना है और वहाँ से उस ब्लड को निकाल देना है। क्योंकि जो विष है वो उस वहाँ पर, मान लो यहाँ पर विष एंटर करेगा तो यहाँ के ब्लड से मिल सकता है, तो हमने क्या करा, प्रेशर से पहले ही निकाल दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा निष्पीडन। देन उसके बाद आता है आचूषण, मतलब सक्शन करना। ये तो आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी का सांप काट गया तो मान लो कि ये एक सीन आता है बहुत ज़्यादा फिल्मों के अंदर कि किसी प्रेमी के जो प्रेमी थी और प्रेमी के जो सांप काट गया तो प्रेमिका उसको मतलब वहाँ पर ऐसे निकालती है उसको, ठीक है, सक करके, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये सब आपने बहुत सारे सीन देखे होंगे यहाँ पर मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आचार्य ने बताया गया है कि जब भी आप क्या 10 के वाले स्थान पर आप प्रच्छन्न कर्म करोगे मतलब पहले वहाँ पर इंसिजन लगाओगे, देन वहाँ पर आप क्या लगाओगे, श्रिंग मतलब वो जो भैंस का या फिर जानवरों का हॉर्न होता है, सींग होता है, तो उससे आप क्या करोगे, रक्त का चूषण करोगे, मतलब वहाँ से ब्लड को निकालोगे। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मली लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक और बताया गया है कि जो ये आचूषण वाला, सक्शन वाला काम है, जो नॉर्मल लोग नहीं करते, वो केवल विशेष वैद्य ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो वो विष आपकी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो देखो जो मूवी वगैरह सीरियल वगैरह में देखा जाता है वो डायरेक्टली मुख से करते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मुख से ना कराकर यहाँ पर हॉर्न का मतलब सींग का, ठीक है, एक खोखले पाइप का सा यूज़ करा गया है। जैसे एक पाइप का सा, जैसे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर एक काटा, तो यहाँ पर ऐसे खोखले पाइप का फिर इससे सक करेंगे ताकि यहाँ से प्रेशर, फोर्सफुल प्रेशर से उसको यहाँ पर सक करके बॉडी से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे भी बताया गया है। तो लिखा हुआ है कि यह विधि मांसपेशियों के हिस्से में से विष से निरन करने के लिए विशेष रूप से अपनाई जाती है। मतलब ठीक है, जहाँ पर मेनली मांसपेशियाँ है, मतलब मसल्स है। ठीक है, मसल्स वाले रीजन में ये आसानी से हो सकता है। ठीक, देन उसके बाद आता है अग्निकर्म। देखो
अब जब भी कोई भी जहाँ पर विष हो जो अगर एंटर कर चुका है तो उसमें क्या करेंगे हम सलाका। सलाका क्या होती है, एक लोहे की होती है, एक लोहे की रोड सी होती है, उसे हम सलाका बोलते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और जहाँ पर भी वो पॉइजन एंटर क्या होगा वहाँ पर लगा देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर स्नेक ने बाइट कर लिया है तो मैं क्या करूँगा, इस गरम गरम रॉड को ऐसे यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि त्वचा तथा मांसगत विष के इस स्थान पर किया गया दहन कर्म जलाया जाता है। मतलब जहाँ पर भी वो विष एंटर करा है आपकी बॉडी में, इंजेक्ट हुआ है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरीके से उस सलाका से यहाँ पर जलाने का कार्य करेंगे। देन उसके बाद आता है परिसेक। ठीक है, अब देखो ये परिसेक हो गया, अवगा हो गया। ये आपने चरक सूत्र स्थान 14 के अंदर पढ़े होंगे जब आपने श्वेत अध्याय पढ़ा होगा। ठीक है, मैंने श्वेत अध्याय कंप्लीट करा दिया गया है, वहाँ पर आपको बताया गया परिसेक और अवगाह के बारे में। तो अब इसमें क्या है कि 10 वाले स्थान पर विष अग्रक क्वाथ का परिसेक कराना है। मतलब जहाँ पर भी आपको, मतलब जहाँ पर भी वो जो जहरीले, मतलब जो भी पॉइजन एंटर किया गया है, 10 स्थान मतलब जहाँ पर दांत वाला स्थान है, जैसे कोई पॉइजन वगैरह है, सॉरी कोई इंसेक्ट वगैरह है या फिर कोई स्नेक वगैरह है, जहाँ पर उसने दांत गड़ाए है, तो उस वाले स्थान पर हम विष घन क्वाथ का, ठीक है, विष घन क्वाथ मतलब ऐसे क्वाथ का हम प्रयोग करेंगे जो विष के एक्शन को, अफेक्शन को, विष के मतलब जो विष की पोटेंसी है, विष का अफेक्शन है, ठीक है, उसको कम कर सके। ठीक है, तो उसमें हम क्या कराएंगे, परिसेक कराएंगे। फिर आता है अवगा। अवगा में क्या कराते हैं, बाथ टब विथ मेडिकेशन वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या कराते हैं, विषगन द्रव्य से क्वाथ। तो यहाँ पर भी विषगन द्रव्य की क्वाथ बना रहे थे, उससे परिसेक करा रहे थे, और यहाँ पर भी विषगन द्रव्य की क्वाथ बना रहे, यहाँ पर अवगा करा रहे। देखो अवगा के अंदर क्या कराते हैं, ऐसे पूरा एक टब सा बनाते हैं और उस टब में उस व्यक्ति को पूरा ऐसे बिठा देते हैं। ठीक है, लेकिन परिसेक में क्या होता है, उस टारगेट ऑर्गन पर, जो भी टारगेट ऑर्गन से यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर ही केवल उस क्वाथ को हम यहाँ पर रखेंगे। देन उसके बाद आता है रक्त मोशन। अब रक्त मोशन क्या है, एक तरीके से वो उस ब्लड को निकालना है, ब्लड लेटिंग। ठीक है, जैसे मान लो यही वाला है कि यहाँ पर है, यहाँ पर अगर किसी ने सांप ने काट लिया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उस ब्लड को निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, पहला जो तरीका होता है वो होता है प्राक्षण। अब प्राक्षण का मतलब क्या होता है, हम स्क्रैपिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई टूल वगैरह लेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे स्क्रैपिंग कर देंगे इस मांस को, तो ये होता है स्क्रैपिंग। दूसरा होता है सिरिंग वगैरह। सिरिंग वगैरह मतलब क्या होता है, ये हॉर्न वगैरह हो, जैसे मैंने बताया ना कि अभी पिछले में बताया कि हॉर्न से हम क्या करेंगे, ऐसे पाइप से यहाँ से चूसने का कार्य करेंगे। ठीक है, ठीक, तो फिर एक सुरंग होगा। देन दूसरा होता है जलोका। जलोका क्या होता है, वो आती है जो जोक होती है, जोक हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको यहाँ पर छोड़ देंगे, वो क्या करेंगे, इस इम्प्योर ब्लड को सिक कर लेते हैं। फिर होता है सिरा भेद। मतलब सिरा भेद मतलब क्या होता है कि सिरा का भेदन कर देंगे, पंचर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ताकि जो वो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में ना फैल सके। देन उसके बाद आता है वमन। अब वमन कब कराएंगे, जो विष है, ठीक है, जो विष है अगर आपकी अमाशय में होगा तो यहाँ पर अमाशयगत विष, तो अमाशयगत विष यष्टि मधु मदन फल वचा हम प्रयोग कराएंगे। देखो अगर विष जो अमाशय तक पहुंच गया है तो उसमें आप यष्टि मधु का, मदन फल का और वचा का प्रयोग करेंगे ताकि वमन के थ्रू वो विष आपकी बॉडी से बाहर आ सके। और अगर वो विष आपकी पक्वाशय में पहुंच गया है तो आप विरेचन कराओगे। ठीक है, विरेचन के द्रव्य बहुत सारे होते हैं, जो बेस्ट होता है विरेचन के लिए वो त्रिवीण वगैरह, निशोध वगैरह इसको हम कहते हैं, वो बेस्ट होता है। नहीं तो दंती द्रवंती का भी आप इसमें यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आता है उपाधान। अब उपाधान क्या होता है कि मेडिकेशन ऑन इंसीजन स्काल्प में, तो इसमें क्या कराते हैं हम, सिर प्रदेशी प्राचन विषगन अग्र। देखो उपाधान के अंदर क्या होता है, दो उपाधान के अंदर क्या होता है, जैसे विष हमारे बॉडी में जाता है, जो बॉडी में कफ का जो मार्ग होता है वो दूषित हो जाता है। तो जैसे ही कफ का मार्ग दूषित हो गया है तो जितने भी स्रोतस है वो क्या हो जाएंगे, अवरोध हो जाएंगे, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। और एक बार स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो जो वायु हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है वो भी अवरुद्ध हो जाएगी। और वायु अवरुद्ध हो जाएगी तो आपकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी रुक जाएगी। तो सांस आपको कैसे आने लगेगी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, जैसे कि कोई व्यक्ति मर रहा, इस तरह की श्वास आने लग जाती है। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर पहचान सकते हो। ठीक, और उसमें आप क्या कराओगे, उसमें आप कराओगे उपाधान। उपाधान मतलब क्या होता है, इसमें जो भी व्यक्ति का जो सिर है, सिर प्रदेश है, उस सिर प्रदेश पर आपको इंसीजन वगैरह देना है। ठीक है, अब इंसीजन वगैरह मतलब कट वगैरह देना है, इसको हम बोलते हैं प्राच्छान। प्रच्छान मतलब वही स्कल्प करना, स्क्रैपिंग करनी है थोड़ी सिर के प्रदेश की जो लेयर्स है, स्किन्स है। ठीक है, और उस पर जो विषघन अगध है, मतलब जो ऐसी अगध, अगध मतलब क्या है, एंटीटोड वगैरह होता है, किसका, विष का। मतलब जो भी विष का हमने एंटीटोड लगाया है, एंटीटोड बनाया है, और सिर प्रदेश पे जो हमने थोड़ा सा उस काटा पीटा है वहाँ पर रख देना है, ताकि वो क्या करे, जो वो विषघन अगध है वो उस पूरे विष को उससे वहाँ से खींच सके, खींच खींच के पूरी बॉडी से अवशोषित कर ले और उसको उस शरीर के विष को अवशोषण करके बाहर निकाल दे। देन उसके बाद आता है हमारा हृदय आवरण। ठीक है, तो हृदय आवरण से क्या है, हृदय आवरण में क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है, देखो विष 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 अपने गुण के कारण जो वात है, पित्त है, कफ है, तो
वात पित्त कफ इन सभी के आशय को दूषित कर देता है, ठीक है, और हृदय को बाधित करता है। जैसे वात वात कहाँ पर रहता है आपका, मेनली वात जो होता है पक्वाशय के अंदर होता है, पित्त अमाशय के अंदर होता है, और कफ हमारा उर प्रदेश के अंदर होता है। लेकिन विष के कारण क्या हो गई, जो त्रिदोष है वो अपने जो इनके स्थान से उनसे दूषित हो जाते हैं, और दूषित होकर जो विष है वो हृदय को बाधित कर देता है, ठीक है। और जैसे हृदय को बाधित करता है तो हृदय को बाधित करने के बाद क्या होगा भाई, हृदय क्या करेगा, उस विष को पूरी बॉडी में फैला देगा, जिससे रोग की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें हृदय को कवर करने के लिए, मतलब वो विष हृदय तक ना पहुंचे, उसके लिए आपको मधु, गोघृत, गोदूध, शुद्ध गैरिक, कृष्ण मिट्टी का मतलब काली मिट्टी, और गोमय रस, इनका सेवन कराना है, और गंधहस्ती अगस्त सेवन कराना है, और भोजन के पूर्व अजय घृत और अमृत घृत का प्रशासन कराना है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। देन उसके बाद आता है अंजन, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही किसी के मतलब अब विष के सेवन से, मतलब जिस व्यक्ति ने विष लिया है या उसकी बॉडी में विष को एंटर किया गया है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अगर नींद आ रही है या आंखों में सोत वगैरह हो गई, स्वेलिंग वगैरह हो गई है, या आंखों का जो कलर है वो एक तरीके से वी1 हो गया है, डिसकलरेशन हो गया है, ठीक है, और इस तरह का वो दिखाई दे रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पर अंजन लगा सकते हो। और अंजन कौन कौन से द्रव्य का लगाना है, जैसे कि सर्वथा सिद्धांजन, ठीक है, जो कि आपको अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान अनरक्षा विधि अध्याय वाले में बताया गया है। स्वर्ण सलाका का बताया गया है कि जो सुबह और शाम लगाना है, और श्रीस पत्थर स्वरस अंजन आपको लगाने को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारे अभी तक 14 हो गए, तो ऐसे हमें अभी 24 और देखने हैं, ठीक है। 24 मतलब 14 हो गए, तो 10 और देखने हैं अभी। देखो अब हम बात करते हैं नस्य के बारे में। अब देखो नस्य कब कराना है, जो रोगी है, मतलब जिस रोगी ने विष का सेवन किया है, यदि उसकी जो नाक है, आँख है, कान है, जीवा है, गले है, उन सब में अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन से लगती है थोड़ा, ठीक है, भारी भारीपन सा लगता है, रुकावटें से लगती है, ठीक है, तो आप उस प्रोसेस में मतलब उसके दौरान आप वहाँ पर नस्य करा सकते हो। और नस्य किसका कराना है, दुर्वादि जो घृत है, दुर्वादि घृत का नस्य कराना है, जिनको 3 ड्रॉप 3 बार देनी है दिन में। अतिविषा, अपराजिता, काकमाची, मोगरा, इन कल के सिद्ध घृत लेना है, और इससे नस्य करा सकते हैं। और श्रीज पत्र स्वरस से नस्य करा सकते हैं। देन उसके बाद आता है धूम। तो धूम देखो, अब हमें धूम कब कराना है, देखो धूम कब कराना है कि जब आपके विष के कारण सभी स्रोत ब्लॉकेज हो गए हो, बंद हो गए हो, ठीक है, तो तब आपको यहाँ पर धूम कराना है। क्योंकि धूम क्या करेगा, एक तो पहला तो जो विष का प्रभाव है उसको कम करेगा, दूसरा जितने भी आपके जो स्रोतस में अवरोध हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, कफ का मार्ग अवरोध करा है। और धूम कैसा होता है, कहीं ना कहीं उष्ण होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उष्ण होता है, जिसकी वजह से उसके मार्ग को यहाँ पर, या तीक्ष्ण होता है, मार्ग को खोलने का काम भी करेगा, ठीक है। और धूम किस किस का देना है, दंश स्थानी, ठीक है, मयूर पिच्छा जो मयूर का पंख होता है, तेल और घृत, इनका आपको धूम देना है। बट, उदुम्बर, पिपली, लाक्षा और यष्टि मधु, कमला और मंजिष्ठा, इन सभी द्रव्य को मिलाकर इनका भी आपको धूम दे सकते हो। देन उसके बाद आता है ले। तो ले कब कराना है, देखो जब विष का जो प्रकोप है, मतलब जिस व्यक्ति ने विष लिया है उसके अंदर आपको मुख हो गया, गला हो गया, वो सूखे आपको दिखने लग जाए, ठीक है, और या आम बात होती है, मतलब जो मुख है और गला है, मतलब ये सूख जाना इनके लिए आम बात होती है। भाई जो भी विष का मतलब जिसका भी विष का प्रकोप आगा वो क्या होगा, मुख और गले का सूख जाना, क्योंकि विष कैसा होता है, उष्ण होता है, तो ये कैसे होगी, आम बात है। तो उस केस में आप यहाँ पर लेह का प्रयोग करा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करा, जितने भी हमारे हृदय के द्रव्य आते हैं, जैसे अर्जुन हो गया, लक्ष्य हो गया, ये सारे द्रव्य आप हृदय के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि हृदय के लिए अच्छा होता है। तो इनसे जो सिद्ध लेह है इनको बना के आप इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर और भी अच्छा प्रयोग करना है तो आपको शहद और जो घी है, शहद और घी का आप अनुपान का भी सेवन करा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे लेह के अंदर। फिर आता है औषधि। औषधि मतलब अगध। अगध यानी क्या, एंटीटोड, ठीक है। जैसे मैंने गद का मतलब बताया विष, और एक का मतलब बताया एक तरीके से विष का एंटीटोड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कौन से प्रयोग कर सकते हो, जैसे महागंधस्थी अगध हो गया, ऋषिभक आदि गद हो गया, और क्षार गद हो गया। तो इनका आप यहाँ पर प्रयोग करा सकते हो। देखो जितने भी विष होते हैं अलग अलग विष के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर एंटीटोड वगैरह होते हैं, ठीक है। किसी के लिए महागंधस्थी अगध होगा, किसी के लिए ऋषिभक आदि अगध होगा, किसी के लिए क्षार अगध होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रशमन के लिए। तो प्रशमन क्या होता है, मतलब एक तरीके से विष को यहाँ पर शांत करने के लिए। तो यहाँ पर हिंगू प्लस पिपली चूर्ण मधु शर्करा के साथ देना है, और सेंधव कपित रस और मधु शर्करा के साथ देना है।
उसके बाद आता है प्रतिसरण। प्रतिसरण क्या होता है, मतलब लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटी टॉक्सिक पाउडर, ठीक है। मतलब जो भी पाउडर होगा वो पाउडर कैसा एंटी टॉक्सिक है, मतलब जो भी पॉइजन है टॉक्सिक है, कैसा होता है एंटी होता है, अगेंस्ट होता है, तो उसको वहाँ पर छिड़क देना है। जैसे मान लो ये हमारा स्थान है, ये लोकल स्थान, लोकलाइजेशन है, मतलब वो स्थान है, लोकेशन है कि जहाँ पर उस विष ने या उस स्नेक ने मुझे काटा है, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा, उस पाउडर को मैं यहाँ पर छिड़क दूंगा, उसको हम बोलते हैं प्रतिसरण। तो दंश स्थानीय विषगण द्रव्य अवचूर्णन या लेया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिविष। प्रतिविष मतलब कह रहा है पॉइजन टू काउंटर अटैक पॉइजन, एक तरीके से एंटीडोट। जैसे कि स्थावर विष विष बाधा, मतलब स्थावर विष से बाधा हुई है तो आप यहाँ पर जांगम विष का प्रयोग करोगे, और जांगम विष से बाधा हुई है तो आप यहाँ पर स्थावर विष का प्रयोग करोगे। कहते हैं ना लोहा लोहा को काटता है, ये तो खैर नहीं है, ये थोड़ा अपोजिट है। ये होता है कि स्थावर विष को जांगम विष और जांगम विष को स्थावर विष, थोड़ा अपोजिट है, वो थोड़ी सही नहीं बैठी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हो। देन उसके बाद हम बोलते हैं संज्ञा स्थापन। देखो अब संज्ञा स्थापन आपको कब देना है, जो भी अचेतन मनुष्य है, मतलब अनकॉन्शियस जो पेशेंट है, ठीक है, उसको अनकॉन्शियस ने कॉन्शियस में लाने के लिए आपको यहाँ पर संज्ञा स्थापन द्रव्य का प्रयोग करना है। गोपित का, हरिद्रा का, मंजिष्ठा का, मरीच का, पिपली का, सब भाग में आप प्रयोग करोगे, और उसके साथ आपको शीत जल में सेवन कराना। वैसे तो शीतल जल मूर्छा के लिए ही होता है, और यहाँ पर भी संज्ञा स्थापन में क्या है, वो अपनी संज्ञा में नहीं, अपनी बुद्धि में नहीं, अपनी कॉन्शियस में नहीं है। उसके बाद आता है लेपन कर्म, ठीक है। तो लेपन कब करना, देखो लेपन कब कर्म करना है, जो विष है वो आपके पास रक्त में साथ मिल गया है, अगर रक्त में मिल गया है तो उस केस में आप लेपन करा दो, क्योंकि लेपन करने से क्या होगा कि जो वो विष की जो गति होती है, यानी रक्त की जो गति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। जो रक्त विष का वाहक होता है, और यदि शरीर पर प्रभावशाली औषधि का प्रलेप करे या पर्दय करे, देखो परलेप और पर्दय दो होते हैं, परलेप पतला लेप होता है, पर्दय मोटा लेप होता है। अगर आप यहाँ पर जो भी एंटीटोड वगैरह है, ठीक है, जो एंटीटोड वगैरह औषध है उनको आप शरीर पे लेप कर देते हो, तो वो रक्त की जो गति को मंदा करते हैं, रक्त की गति मंदी होगी तो जो विष की जो फैलने की गति होगी, हमारी बॉडी मूविंग मंदी हो जाएगी। अब लेप किस किस का करना है, हरिद्रा, मंजिष्ठा, अपमार्ग और अमापार के बीच चूर्ण का पूरी बॉडी पे लेप करना है, सर्वांग लेप, और अशफगंधा, अपमार्ग और अपराजिता और खाद्य, श्रीष बीज और गोपित का, इनका भी सर्वांग लेप करना है। इसके बाद आता है मर्त संजीवनी जगत। देखो ये सभी ने सुना होगा मर्त संजीवनी, ठीक है। अब ये कब होती है, जब 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 लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, ठीक है, जब इंद्रजीत से वो लड़ाई कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी वहाँ पर मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी वहाँ पर उस पहाड़ को पूरी को उखाड़ लाए थे, क्योंकि उनको एक जड़ी बूटी चाहिए थी, उसका नाम था मृत संजीवनी, ठीक है। आज के टाइम पे ये जो जड़ी बूटी है वो कैसी हो गई है, लुप्त हो गई है, आज के टाइम पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके ही कुछ हम एक तरीके सब्स्टिट्यूट की तरह बताया गया है कि गोपित, नागकेशा, जटामासी, तुलसी और एला, हड़ताल, खदिर, श्रीष पुष्प, देवदारू, यष्टि मधु और हरिद्रा, देवदारू, अपामार्ग, प्रियंगु, इनका आप पुष्य नक्षत्र में प्रयोग करते हो, और उसका आप गुटिका के सेवन में देते हो। गुटिका सेवन मतलब गोलियों के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में सेवन करा सकते हो। तो ये ऐसी जड़ी बूटी होती है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं है, पहले होती थी, अब नहीं है, ठीक है। और वैसे भी बहुत साल पुराना है ये, तो आप समझ सकते हो, ठीक। तो इस तरह से आपका ये जो चतुर्विंशति उपक्रम था ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, और सभी चीज़ समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।